हेलो जय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग सामाजिक अध्ययन का तीसरा लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है नदी घाटी की सभ्यता। नदी घाटी सभ्यता से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम में नदी घाटी की सभ्यता से किस टाइप हम लोग चार सभ्यता इस लेसन में पढ़नी है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। सबसे पहले हम लोग नदियों के किनारे सभ्यताओं के अभ्युदय के कारण डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग क्रम वाइज सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता क्रम वाइज डिस्कस करेंगे, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, नदियों के किनारे सभ्यताओं के अभ्युदय के कारण बताइए। नदियों के किनारे क्यों सभ्यता नदियों के किनारे ही शुरू हुई। चलिए दोस्तों देखिए, संसार की मानव सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटियों में ही क्यों हुआ। वास्तव में नदियों की घाटियों में सभ्यताओं के विकसित होने के निम्नलिखित कारण है। जैसे दोस्तों, नदियों की घाटियों की भूमि उपजाऊ होने के कारण वहाँ मनुष्य अपने पशु के लिए भोजन तथा चारा पर्याप्त मात्रा में सुगमता से मिल जाता था। अगला है हम लोगों का अगला पॉइंट है, नदियों के किनारे पर कृषि एवं दैनिक उपयोगों के लिए पानी और मकान हेतु गीली मिट्टी। पहले इस ज़माने में जैसे पक्के मकान होते हैं, पहले इस तरीके से मकान नहीं हुआ करते थे। पहले मिट्टी के मकान बना के लोग अपना जीवन यापन करते थे, इसीलिए वहाँ नदी के किनारे गीली मिट्टी मिल जाती थी। वहाँ पे लोग अपना घर बना के झुग्गी झोपड़ी रहते थे। अगला पॉइंट है, नदियों के किनारे मनुष्य की खेती के लिए बिना किसी कठिनाई के सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो जाते थे। नदियों ने उसे आवागमन की सुविधा भी प्रदान की। अगला है, नदियों के किनारे की जलवायु ने भी मानव को अपनी सभ्यता व संस्कृति विकास का अवसर प्रदान किया है। नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जिससे भूमि और उपजाऊ हो जाती है, इसलिए नदी के किनारे ही लोग बसना पसंद किए। अगला है, नदी घाटियों में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होने से पहले गांवों का और तत्पश्चात नगरों का विकास होने में भी सहायता प्रदान हुई। अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में जैसे हम पहले ही बताएं कि चार सभ्यता पढ़नी है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों दिया है, सिंधु घाटी की सभ्यता की आर्थिक, धार्मिक तथा नगरीय व्यवस्था के विषय में 3 पंक्तियाँ लिखी है। जैसे आर्थिक दशा उस समय क्या थी। उस समय तो कल कारखाने नहीं थे। उस समय लोग गेहूँ जैसे खेती पर ज़्यादा निर्भर कर, खेती और पशुपालन पे। जैसे यहाँ पे दिया है आर्थिक दशा, मतलब आर्थिक दशा को हम लोग कैसे लिखेंगे। गेहूँ, जौ, कपास, राई, मटर, मजदूर, अनार आदि की खेती की जाती थी उस समय। पशुपालन भी उस समय बहुत हुआ करता था आर्थिक जीवन के लिए। पशुपालन के पश्चात सिंधुवासियों का प्रमुख पेशा था ये लोग बैल, ऊँट, भैंस, भेड़, गधे, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली आदि पालते थे। व्यवसाय क्या था। अस्त्र शस्त्र, पात्र, वस्त्र, आभूषण, बढ़ई तथा शिल्प संबंधी व्यवसाय प्रचलन थे उस समय। नाप तौल के साधन क्या क्या थे। नाप तौल के साधन सीपी के टुकड़े तथा बाटों का प्रयोग किया जाता था। अगला क्या है, धार्मिक दशा उस समय क्या थी। धार्मिक दशा में मातृ देवी की उपासना, शिव की उपासना, लिंग या योनि की उपासना, वृक्ष तथा पशुओं की उपासना, वृक्षों के पीपल, महुआ, तुलसी, पशुओं में कुबड़ा बैल तथा सांप की उपासना की जाती थी। नागरीय व्यवस्था उस समय क्या थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को नागरीय सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। सड़कें लंबी चौड़ी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। नगर आधुनिक व्यावसायिक शैली पर निर्मित किए। भवन का निर्माण उस समय कैसे हुआ। सड़कों तथा गलियों के दोनों ओर भवनों का निर्माण एक पंक्ति में कच्ची तथा पक्की ईंटों के द्वारा किया जाता था। भवन में रसोई घर, स्नान घर, आंगन तथा शौचालय का निर्माण किया जाता था। सार्वजनिक स्नानागार, उत्खनन के मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक विशाल सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ। अगला हम लोगों से सिंधु घाटी सभ्यता से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता बताइए। पुराने शहरों की खोज कैसे हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता का कैसे पता चला। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पूरा
पुरातात्विकविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थान से एक खंडहर की खोज की। इस खंडहर के अवशेषों के अध्ययन से पुरातात्विकविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता है अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतक का टीला। इसको क्वेश्चन पूछ सकता है बहुविकल्पी में दोस्तों। इसको याद रखिए कि किसको कहा जाता है मृतक। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतक का टीला। यह यहाँ से नागरिक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। क्योंकि यह अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त हुए थे, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं। अगला हड़प्पा नामक स्थल से इस संस्कृति के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसीलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। अगला है हम लोगों का आगे क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। 4-5 हजार साल पुराने उस समय यह माना जाता था कि 4-5 हजार साल पहले लोग खेती करके, पशुपालन करके या शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन हम लोगों से किस टाइप इसमें उसी के समय नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल में कई वस्तुओं का खोज हुआ। जैसे कांसा का, तांबा का खोज हुई। तांबा के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस करें। कांसा, तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाई जाती धातु है कांसा। अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता की उपलब्धियां। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक मानी जाती है। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है जल का मध्य क्षेत्र होता है। यह सभ्यता क्योंकि इराक में दजला व फरात नामक दो नदियों के मध्य के क्षेत्र में विकसित हुई, इसी कारण इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच हुई। तो पहला दजला तथा फरात नामक दो नदियों के बीच। ये दोस्तों याद रखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मेसोपोटामिया के नाम से पुकारा जाता है। इस सभ्यता के प्रमुख देन निम्नलिखित है। इस सभ्यता में क्या क्या मिले। जैसे कानून का निर्माण का संग्रह। दोस्तों हम इसको देखते हैं। जैसे दिया है इसमें, बेबीलोन के शासक हम्मुराबी ने जिस विश्व का प्रथम कानून निर्माता कहा जाता, जिसे विश्व का प्रथम कानून निर्माता कहा जाता है, सर्वप्रथम कानून का निर्माण एवं संग्रह करवाया, जिसे हम्मुराबी कोड कहा जाता है। अब इसमें अगला क्या है, सामाजिक जीवन। मेसोपोटामिया का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से वर्ग। प्रथम वर्ग में उच्च वर्ग के लोग, जिसमें शासन सम्मत उच्च अधिकारी व पुरोहित थे। द्वितीय वर्ग में मध्यम वर्ग द्वितीय वर्ग को मध्यम वर्ग कहते हैं, जिसमें कृषि, शिल्प तथा व्यापारी। तृतीय वर्ग निम्न वर्ग के लोग थे। अच्छा, इसमें कृषि के क्या था। कृषि का व्यापार। मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, धातु, हाथी के दांत, मिट्टी की कलात्मक वस्तुएं बनाकर व्यापार किया करते थे। लेखन कला और साहित्य। मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला का आविष्कार विश्व की प्रमुख देन मानी जाती है। इस सभ्यता से के लोग ने जिस लिपि का विकास किया उसे कीलाकार लिपि कहते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है विज्ञान। इस सभ्यता में वैज्ञानिक प्रणाली प्रगति अत्यधिक हुई थी। विशेष अगला है हम लोगों का विज्ञान। इस सभ्यता में वैज्ञानिक प्रणाली प्रगति अत्यधिक हुई। विशेष रूप से गणित, खगोलीय, ज्योतिष एवं औषधि विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ के लोग उल्लेखनीय उन्नति की थी। अगला है हम लोगों का मेसोपोटामिया सभ्यता से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख विशेषता बताइए। क्या क्या उस समय की विशेषता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित की थी। अगला है, मेसोपोटामिया का समाज उच्च, मध्य एवं निम्न वर्गों में विभाजित हुआ। अगला है, मेसोपोटामिया के निवासी बहुत देववादी थे। अगला, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषता बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम लोग डाल देंगे हेडिंग मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता हम लोग लिख सकते हैं, मिस्र में नील नदी की घाटी में एक प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ था,
जिसे मिस्र की सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। नील नदी से मिस्र के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नील नदी ने उपजाऊ काप मिट्टी छिपाकर सिंचाई और बिजली की सुविधा प्रदान करके मिस्र का नव निर्माण किया। यही कारण है कि मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन क्यों कहा जा सकता है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। इस प्राचीन सभ्यता का विकास क्षेत्र मिस्र अतः इसे मिस्र या नील नदी की घाटी की सभ्यता का वरदान कहा जा सकता है। अगर हम मिस्र आगे क्या लिख सकते हैं, मिस्र की नील नदी का वरदान है और नील नदी की समानता पृथ्वी पर अन्य कोई नदी नहीं कर सकती। मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषता अग्र प्रकार हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता को हम लोग अनेक प्रकार से विभाजित, जैसे सामाजिक शासन व्यवस्था, आर्थिक जीवन, वास्तुकला, विज्ञान क्षेत्र, गणित क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र। दोस्तों हम लोग इसको क्रम वाइज देखते हैं। मिस्र की सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था? मिस्र की सभ्यता में सामाजिक जीवन, मिस्र की सभ्यता के समाज कैसे थे? उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, अथवा चौथा है 10 वर्ग के रूप में 4 वर्ग थे। प्रथम 3 वर्ग का जीवन सुखी एवं संपन्न था, जबकि चतुर्थ वर्ग के लोगों का जीवन कष्टमय था। नारी को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ। मातृ सत्तात्मक प्रणाली के प्रचलन में स्त्रियां पुरुषों का शासन करती थी। युद्ध, नृत्य, संगीत, कुश्ती, मछली पकड़ना, उत्सव तथा त्यौहार मनाना मिस्र के लोगों के मनोरंजन के साधन थे। अगला, शासन व्यवस्था उस समय मिस्र की सभ्यता में कैसी थी? शासन व्यवस्था, मिस्र के शासन में साम्राज्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। मिस्र के राजा फराव कहलाते थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मिस्र की सभ्यता को के राजा को क्या कहते हैं? फराव कहते हैं। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है। सम्राट सर्वोच्च सेनापति और प्रमुख न्यायाधीश होता था। राजा की शासन के लिए उच्च अधिकारी की नियुक्ति करता था। अगला, मिस्र की सभ्यता में आर्थिक जीवन क्या था? मिस्र की सभ्यता के लोगों का जीवन सुखी और संपन्न था। लोगों का प्रधान व्यवसाय कृषि था। नील नदी की उपजाऊ घाटी में गेहूं, मटर, ज्वार, बाजरा, कपास, अंगूर तथा जैतून की फसलें उगाई जाती थी। इसमें यहाँ गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि का पशुपालन भी किया जाता था। उस समय के मिस्र की सभ्यता में कला वस्तु क्या थी? मिस्र की सभ्यता में वास्तुकला का सर्वाधिक विकास हुआ। पिरामिड, मंदिर, समाधियाँ तथा भवन मिस्र की वास्तुकला के बेजोड़ नमूने थे। पिरामिड भारी भारी पत्थरों के टुकड़े ऊंचाई पर ले जाकर बनाए गए। इसकी गणना विश्व के आश्चर्यजनक स्मारकों में की जाती है। कोणार्क तथा लक्जोर के मंदिर गुहा मंदिरों के सुंदर नमूने। अबू सिम्बल का मंदिर ठोस पहाड़ 60 मीटर गहरा काटकर बनाया गया था। मिस्र की स्फिंक्स वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं। अगला है, मिस्र सभ्यता में विज्ञान क्षेत्र कैसा था? मिस्र के लोग विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अधिक प्रगति कर ली थी। वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर ही उन्होंने कागज बनाने की कला तथा पिरामिड के निर्माण में दक्षता। अगला, मिस्र की सभ्यता में गणित क्या थी? मिस्र वासियों को साधारण गणित का गूढ़ा ज्ञान था। वे 1 लाख की संख्याओं तथा प्रयोग करना जानते थे, लेकिन उन्हें शून्य का ज्ञान नहीं था। उन्होंने वृत्त का क्षेत्रफल निकालने की विधि खोज निकाली। दशमलव प्रणाली का ज्ञान इसी सभ्यता की देन है। दोस्तों पूछा जा सकता है, दशमलव प्रणाली किस सभ्यता की खोज है? तो हम लोग मिस्र की सभ्यता लिख सकते हैं। अगला धार्मिक है। उस समय मिस्र की सभ्यता में धार्मिक लोग कैसे कैसे करते हैं? मिस्र की सभ्यता के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। होरस और एटन इनके सबसे प्रमुख देवता थे। ये लोग पृथ्वी, आकाश देवता और चंद्रमा की उपासना भी करते थे। अगला, मिस्र की सभ्यता से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? दिया जैसे मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? जैसे हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। जैसे दोस्तों आगे देखते हैं, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदी की घाटियों में ही हुआ था। मिस्र में भी सभ्यता का विकास वहीं की प्रमुख नील नदी के किनारे ही हुआ। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप
के उत्तरीय पूर्व भाग में स्थित मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर तथा पूर्व में लाल सागर। मिस्र के दक्षिण पश्चिम में रेगिस्तान है। मिस्र के बीच में नील नदी बहती है जो मिस्र की भूमि को उपजाऊ बनाती है। मिस्र में नील नदी का विशेष महत्व है क्योंकि मिस्र के निवासियों के लिए पीने योग्य जल यदि नदी उपलब्ध कराती है तो मिस्रवासियों ने इस नदी के नहर निकाली और जिससे मिस्र के प्रत्येक क्षेत्र में जल की आपूर्ति होती है। यदि नील नदी मिस्र में न होती तो मिस्र सारा क्षेत्र रेगिस्तान ही होता। अगला क्वेश्चन, मिस्र की सभ्यता से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मिस्र की सभ्यता की 4 विशेषता लिखिए। तो मिस्र की सभ्यता के हम लोग 4 विशेषता देखते हैं। मिस्र में सम्राट फ़ाराओ राज्य का सर्वोच्च अधिकारी तथा सेनापति सर्वोच्च न्यायाधीश था। मिस्र का समाज अनेक प्रांतों नामों में विभक्त था। मिस्र समाज में स्त्री को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। मिस्र की सभ्यता में कला और विज्ञान की स्थिति कैसी थी। जैसे दोस्तों हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं मिस्र की सभ्यता में कला और संस्कृति को। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाए। मिस्र सभ्यता से मिले पिरामिड का वर्णन कीजिए। मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजो का पिरामिड है। हमारे वैकल्पिक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। गीजो का पिरामिड 23 लाख ठोस पदार्थों के टुकड़े से बनाया गया। प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन। पिरामिड की ऊंचाई 146.61 मीटर। धरातल पर हर भुजा की लंबाई 230.12 मीटर है। इस पिरामिड को बनाने में 1,20,000 आदमियों के 20 वर्ष तक कार्य किया था। पिरामिड के नीचे पृथ्वी में बड़े बड़े कमरे बनाए हुए, इसमें से एक कमरे में सम्राट पेओग्राफ का शव रखा गया था। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। चीन की सभ्यता की प्रमुख विशेषता लिखिए। चीन की सभ्यता विश्व के अनेक देशों के समान हंगो नदी की घाटी में विकसित हुई। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। जैसे चीन की सभ्यता क्या है। चीन की सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था। प्राचीन काल में चीन का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी वर्ग, कारीगर व कलाकार, कृषि एवं मजदूर। इन चारों वर्गों में छोटे छोटे कृषक एवं मजदूरों को छोड़कर शेष आर्थिक स्थिति अच्छी थी। चीनी समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा चलती थी। अगला है चीन सभ्यता में सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। चीन सभ्यता में सांस्कृतिक उन्नति भी देखने को मिलती है। चीन में भवन निर्माण, मूर्तिकला और समुच्च विकास हुआ था। अगला धार्मिक चीन सभ्यता में धार्मिक महत्व हुआ। चीन की सभ्यता में के प्रारंभ में धर्म का विशेष महत्व तो नहीं है, किंतु चीनी लोग सर्वोच्च शक्ति की पूजा करते थे जो वे संगति कहते थे। आर्थिक उस चीन की सभ्यता में आर्थिक जीवन तक क्या था। आर्थिक में चीन के लोगों का व्यवसाय कृषि ही था। चीन के लोग व्यापार भी करते थे। चीन के लोग भारत, ईरान एवं रोम आदि दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यापार करते थे। अगला है उस समय चीन के विज्ञान में क्या वैज्ञानिक दृष्टि से चीन ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। चीन में कागज व छपाई का आविष्कार इसी काल में ही किया गया था। भूकंप के विषय में पता लगाने का स्मोग्राफी यंत्र का भी चीनी आविष्कार किया गया था। अब इस चैप्टर से नदी घाटी की सभ्यता से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो दोस्तों देखते हैं किस टाइप से पूछा। सिंधु घाटी की सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यहाँ खुदाई में 1922 से 23 की गई थी। हड़प्पा पाकिस्तान के माटंगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित। यहाँ खुदाई का कार्य 1920 से 21 ईस्वी में किया गया है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाए। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित दो देवी देवताओं के नाम। मातृ देवी तथा पशुपति। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का जन्म किस नदी के तट पर हुआ। सिंधु सभ्यता का जन्म सिंधु नदी के तट पर ही हुआ। हड़प्पा संस्कृति के 4 आभूषणों के नाम बताइए। हार,
सिरबंद, नुकीले फल एवं कर्णफूल। अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। हड़प्पा की कला की 3 विशेषता लिखिए। मूर्ति के खंडशः बनाने की कला महत्वपूर्ण विशेष थी। विलोपन तथा चित्रकला उच्च कोटि की थी हड़प्पा सभ्यता में। मुद्राओं पर बने चित्र बहुत सुंदर थे। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे। सिंधुवासी माते देवी, पशु देवी, शिव, पशु पक्षी एवं जल नाग की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पता कब चला था। सिंधु घाटी का पता 1921 में हड़प्पा तथा 1922 से 23 में मोहनजोदड़ो की खुदाई से चला। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले, इस क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंधु घाटी के अवशेष लोथल, कालीबंगा, रोपड़ आदि स्थानों पर मिले। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थानागार की लंबाई कितनी, लंबाई चौड़ाई। लंबाई थी 50.7, चौड़ाई है 16.8 मीटर। लोथल कहाँ स्थित। लोथल गुजरात में अहमदाबाद के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है तिलक उत्तरी मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु पाकिस्तान के लारकाना जिले में कराची रेलवे लाइन के डोगरी रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के मंटोगरी जिले में रावी नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। इस तरीके से हम लोग अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला पूछा जा सकता है क्वेश्चन हड़प्पा के अन्नागार की लंबाई चौड़ाई कितना। 18 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा। हम्बुराबी की विधि संहिता की विशेषता बताइए। किसी नागरिक द्वारा अन्य नागरिकों के साथ किया गया अपराध दूसरे राजा के प्रति अपराध माना जाता था और अपराधी को दंड देना राज्य का कर्तव्य माना जाता था। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेसोपोटामिया के 2 प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। समसन, एनलील। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। मेसोपोटामिया के पितैसी किसे कहा जाता है। मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिरों के पुजारी जो शासन कार्य भी करते थे पितैसी कहलाते थे। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। मिस्र में सबसे पहले किस सम्राट ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। मिस्र में सबसे पहले मोनो नामक राजा ने साम्राज्य स्थापित किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में। मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड कौन सा था। गीजो था। मिस्र में सबसे प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या था। कारनाक मंदिर था। मिस्र की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति का क्या नाम था। सिफक्स था। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। मिस्र के किन्हीं 2 देवी देवताओं के नाम लिखिए। रा सूर्य देवता है, ओसिरिस नील नदी का देवता। अगला क्वेश्चन मिस्र की सभ्यता से किस टाइप से पूछा जा सकता है। मिस्र की लिपि को किस नाम से पुकारा जाता है। मिस्र हेरीग्लिफिक लिपि से पुकारा जाता है। मिस्र की सभ्यता किस घाटी में विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई। मसाले लगे सुरक्षित शव को क्या कहते हैं। मम्मी कहते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा। प्राचीन चीन के 2 प्रसिद्ध दार्शनिकों के नाम बताइए। लाओत्सो तथा कन्फ्यूशियस। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा था। राजकीय सेवा के चयन के लिए सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा कहाँ आरंभ हुई। राजकीय सेवा के चयन के लिए सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा चीन में ही आरंभ हुई। चीन के ताओ धर्म की पुस्तक का क्या नाम था। नाम ताओ ते चिंग था। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। प्राचीन चीन के किन्हीं 2 आविष्कारों के नाम जैसे कुतुब नुमा तथा भूकंप मापी यंत्र। अगला क्वेश्चन है चीन की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ। चीन की सभ्यता का विकास हांगझोउ में हुआ। यांगाटी सिक्यांग नदी की घाटी में हुआ। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। मंदारिनी कौन थे। चीन में सर्वाधिक पशुओं को संचालित करने वाला अधिकारी मंदारिन कहलाता था। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। चीन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। चीन वंश का सबसे प्रतापी शासक हंगटी था। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया। चीन की महान दीवार का निर्माण हटंगी द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पैगोडा से आप क्या समझते हैं।
चीन में जो बौद्ध मंदिर बनाए हुए हैं उनको पैगोडा कहा जाता है। दोस्तों विकल्पीय क्वेश्चन में पूछा जाए कन्फ्यूशियस का जन्म किस देश में हुआ? चीन में हुआ। अगला है चैप्टर हम लोगों का वैदिक काल। इस चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।